सोचो, अगर किसी शहर के बीचों बीच एक 600 फुट ऊंचा यूएफओ खड़ा करना हो, और वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर, और वो भी सिर्फ किसी टेम्पररी फेयर के लिए। आज के इस गहन विश्लेषण में हम यही डिस्कस कर रहे हैं, सिएटल के स्पेस नीडल के बारे में। हाँ, और इस बार का विश्लेषण ना बहुत खास है क्योंकि इसमें एक पर्सनल कनेक्शन जुड़ा है। हमारे एक सुनने वाले ने हाल ही में अपनी पत्नी लीना के साथ वहाँ की यात्रा की थी, तो मतलब ये सोचना ही कितना रोचक है कि उन्होंने वहाँ उस ऊंचाई पर क्या महसूस किया होगा। बिल्कुल, तो हमारा मिशन आज क्लियर है। इस इमारत का इतिहास, इसका जो एक माइंड बेंडिंग डिजाइन है और इसकी लेगेसी को समझना। शुरुआत करते हैं 1962 के सेंचुरी 21 एक्सपोजिशन से, जिसे लोग आमतौर पर वर्ल्ड्स फेयर भी कहते थे। सही कहा, ये वो टाइम था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन की स्पेस रेस एकदम अपने पीक पर थी। हर कोई बस अंतरिक्ष के बारे में सोच रहा था, और आर्किटेक्ट जॉन ग्राहम ने ना उसी कल्पना को एक 605 फुट ऊंची फ्लाइंग सॉसर का आकार दे दिया। अरे वाह! पर मुझे लगता है यहाँ असली चमत्कार सिर्फ इसका डिजाइन नहीं था, इसकी स्पीड थी। मतलब इसे 1 साल से भी कम वक्त में बना दिया गया था। ये तो किसी मैसिव लेगो सेट को टाइमर खत्म होने से पहले जल्दी से असेंबल करने जैसा है। एग्जैक्टली। और 1960 के दशक की टेक्नोलॉजी के साथ ये कोई आसान काम नहीं था। इसका जो सीक्रेट था ना, वो इसकी फाउंडेशन में छिपा था। उन्होंने क्या किया कि एक लंबा प्रोसेस फॉलो करने के बजाय। अच्छा, तो क्या उन्होंने कुछ स्किप किया? नहीं, स्किप नहीं किया। उन्होंने कई दिनों तक लगातार बिना रुके कंक्रीट पोर किया। इस कंटिन्यूस पोर से क्या हुआ कि फाउंडेशन में कोई वीक पॉइंट्स नहीं बचे, एकदम ठोस बेस तैयार हो गया। ओह वाव! ताकि वो उस विशाल ढांचे का बोझ आराम से उठा सके और उसे तेज हवाओं या भूकंप में भी स्टेबल रख सके। सही है, जमीन पर इतनी सॉलिड फाउंडेशन और ऊपर हवा में तैरता हुआ यूएफओ। हाँ। और सोचिए, जब लोग वहां जाते हैं, जैसे हमारे सुनने वाले और लीनर गए होंगे, तो ऊपर से पूरा सिएटल दिखता है। झीलें, और साफ दिन हो तो माउंट रेनियर का नजारा भी मिलता है। वो तो सच में कमाल का अनुभव होगा। पर सबसे ज्यादा ध्यान जो खींचता है ना, वो है द लूप। हाँ, द लूप। ये दुनिया का सबसे पहला रोटेटिंग ग्लास फ्लोर है। जब लोग उस कांच पर खड़े होते हैं तो उनके ठीक नीचे पूरा शहर गुजर रहा होता है। बाप रे! वहाँ खड़े होकर तो सच में ऐसा लगता होगा जैसे वो हवा में या अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, जो शायद उस दौर के लोगों का असली सपना था। पर एक इतने भारी ग्लास स्ट्रक्चर को इतनी ऊंचाई पर सीमलेसली घुमाना, ये थोड़ा खतरनाक नहीं लगता? सुनने में तो लगता है कि वहाँ बहुत बड़ा और शोर मचाने वाला कोई मशीनरी सेटअप होगा, पर दरअसल ये पूरा विशाल ढांचा बस कुछ छोटे मोटर्स और रोलर्स की मदद से फ्लॉलेसली घूमता है। वेट, सीरियसली? इतने छोटे मोटर्स से? हाँ, ये फिजिक्स और परफेक्ट बैलेंस का एक ऐसा बेहतरीन उदाहरण है ना, जहाँ फ्रिक्शन को लगभग खत्म ही कर दिया गया है, इसीलिए वो इतने आराम से घूमता है। कमाल है। पर एक सेकंड, मुझे एक बात समझ नहीं आई। वर्ल्ड्स फेयर की इमारतें तो टेम्पररी होती हैं ना, तो फेयर खत्म होने के बाद इसको तोड़ क्यों नहीं दिया गया? आमतौर पर तो ऐसा ही होता है, मेला खत्म और ढांचे हटा दिए जाते हैं। लेकिन स्पेस नीडल की कहानी बिल्कुल अलग थी। मेला खत्म होते होते ना, ये स्ट्रक्चर लोगों की उम्मीदों से इतना गहरा जुड़ गया था कि इसे तोड़ना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो गया। जैसे पेरिस का आईफिल टावर, राइट? वो भी तो एक फेयर के लिए बना था और अब शहर की पहचान बन गया है। बिल्कुल वैसा ही। सिएटल के लोगों ने इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना लिया, और इसमें उसकी लोकेशन और अर्बन प्लानिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जो शहर से एकदम अलग थलग हो। हाँ, वो सिएटल सेंटर के ठीक बीच में है। और जब 1962 में मोनोरेल बनाई गई, तो उसने इस फेयर ग्राउंड को डाउनटाउन से सीधा जोड़ दिया। यही वो स्मार्ट अर्बन इंटीग्रेशन थी जिसकी वजह से ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बचा, ये वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। बस लोग मोनोरेल, बस या पैदल चलकर वहाँ आराम से पहुँच जाते हैं। तो मतलब एक टेम्पररी मेला, एक कंटिन्यूअस कंक्रीट पोर और एक उड़ान तश्तरी की कल्पना ने मिलकर एक हमेशा के लिए स्थायी पहचान बना दी। सही में। और आज भी जब हम इस इमारत को देखते हैं तो ये आसमान छूने की इस मानवीय कल्पना का ही प्रतीक लगती है, जो हमारे आने वाले कल के बारे में एक जरूरी सवाल भी खड़ा करती है। और यही हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का अंतिम विचार भी है। अगर आज मनुष्य के भविष्य को दर्शाने के लिए ऐसी ही कोई नई इमारत बनाई जाए, तो क्या वो तब भी आसमान की तरफ ही जाएगी, या शायद इस बार जमीन के गहरे अंडरग्राउंड में जाएगी? हाँ, या समुद्र की गहराइयों में किसी बिल्कुल नई दिशा का प्रतीक होगी।
कौन जानता है।